हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ लिखिएगा LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। LHD एट एक्स इज इक्वल टू ए fx इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू ए fx। अच्छा, ये निकाला कैसे जाता है? ये होता है where LHD at x is equal to a fx is equal to limit h tending to 0 f a minus h minus fa अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला है इसका सीधा सीधा, बस ये फॉर्मूला करिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हो गया। फिर देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव RHD एट x इज इक्वल टू a fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस fa अपॉन प्लस का h। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। वैसे तो बहुत कम डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं ना बहुत कम आते हैं, इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। और आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे, पूरी एनसीईआरटी में भी देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं बस। ठीक है, लेकिन है सिलेबस में, लास्ट ईयर हटा दिया था, इस बार इंक्लूड करा है, तो चांसेस हैं शायद आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन बेहद आसान बनेगा। आपको बस ये देखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए किसी भी फंक्शन का जो भी आपको दे रखा हो, और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे यस दिस फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड, इसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बस इतना करना होगा। उसके बाद आप कुछ कॉमन फार्मूले डिफरेंशिएशन के नोट करिए। ये फार्मूले मैं वही आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपने 11th क्लास में भी कर रखे हैं। ठीक है, नहीं कर रखे हैं तो मैं शुरुआत से बता दूँ। हेडिंग डालिएगा डेरिवेटिव्स ऑफ some common derivatives of some common functions। इधर लिखेंगे फंक्शन या छोड़ो ऐसे हमको आप लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के। के क्या है? कोई भी कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में ऊपर तो डी लिखा रहेगा, स्मॉल डी लिखा रहेगा, नीचे भी स्मॉल डी लिखा रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई एक टर्म लिखी होगी। डी बाई डी एक्स मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? अब इसमें इसको 1/x मत कर देना कि डी से डी काट दिया, 1/x है। डी बाई डी एक्स जो है ये ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल का। लिखने का तरीका होता है के कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मतलब मुझको डिफरेंशिएट करना है उस वाली टर्म को जिसमें एक्स वेरिएबल आपको नजर आए। मतलब वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? के। तो एक्स तो नज़र नहीं आ रहा ना। जब एक्स नज़र नहीं आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि एक्स के अलावा जो भी चीज़ मेरे को दिखाई देती है, ठीक है, वो हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसमें कुछ बच्चों का ये मानना है, टीचर्स भी कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर ये जो डी एक्स है
ये एक तरह से dx अपॉन dx हो गया और ये कट गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर हम कर रहे हैं तो ये एक तरह से dx बाई dx हो गया, तो dx से dx कैंसिल आउट हो गया, तो वो 1 हो गया, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है इसका, वो अभी बताता हूँ। थर्ड फॉर्मूला नोट करेंगे, दो फॉर्मूले, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0, एक्स का डिफरेंशियल हमेशा 1, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको वेरिएबल x ना मिले, वेरिएबल हमको y मिल जाए, z मिल जाए, p मिल जाए, q मिल जाए। वो डिपेंड किस पर करता है कि यहाँ नीचे वाले d के साथ क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी बाई डी वाई ऑफ x, तो डी बाई डी वाई ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि ये जो x लिखा है ना यहाँ पर y वाली तो कोई टर्म नहीं है, तो y 0 होगा फिर ये, समझ गए? क्यों? क्योंकि सिर्फ y वाली टर्म को ही मैं वेरिएबल वाली टर्म मानूंगा, तो यहाँ तो x है, y के अलावा जो कुछ नजर आएगा सब कांस्टेंट, ठीक है, वो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर होता डी बाई डी वाई ऑफ y, तो इसका रिजल्ट 1 आता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डी बाई डी एक्स ही मिले, डी बाई डी वाई भी मिल सकता है। आगे देखें अगला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो इसका डिफरेंशियल होता है जी n x की पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक। अच्छा, अब इससे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इससे इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था, तो बेटा एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर 1 हो गया, तो एक्स की पावर अगर n है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू n क्या हो गया यहाँ पर 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, x की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो भी 1 आ रहा है, और dx बाई dx 1 होता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। अगला देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन एक्स का क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला नोट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, बोलो सेक एक्स टैन एक्स। अगला देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का बताओ, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। चलिए अगला बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दोबारा बोलो, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले तो ये हुए, आगे ये घटा रहा हूँ इधर से, अगला नोट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अगला नोट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। अगला नोट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स ही होता है। अगला नोट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए।
बता रहा हूँ, अभी सब कुछ बता रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स की हमें जरूरत पड़ेगी क्या? चलो लिख लो। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर अब एक एक करके आप देख लीजिए जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास। सबसे पहले तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, तो tan का उल्टा क्या होता है cot x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x, tan x का cos x का माइनस cos x cot x। ठीक, ये रटने हैं सारे। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स होता है। ई की पावर एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? देखिए जब भी कभी हम ये कहते हैं ना कि जैसे इधर है मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, मान लीजिए आपको कोई एक एक्सप्रेशन, कोई एक इक्वेशन ऐसे दे रखी है कि साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा दे रखा है, तो अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँगा तो साइन का इन्वर्स चला जाएगा, उधर जाकर वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब क्या देखना है यहाँ पर कि अगर लॉग है तो लॉग में क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देखिए जैसे साइन था, साइन उधर जाकर साइन इनवर्स बन गया। अगर कॉस होगा तो कॉस उधर जाकर क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। लॉग उधर जाकर क्या बन जाएगा? लॉग इनवर्स। सही है, अच्छा समझ रहे हो। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटी लॉग। होगा वही लॉग इनवर्स जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको एंटी लॉग बोलते हैं, एंटी लॉग। ठीक है, अब एंटी लॉग लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर साइन इधर चला गया तो साइन की पावर माइनस 1 लिख दिया, लेकिन लॉग जब उधर जाता है तो उसको ना इस तरह से लिखते हैं e की पावर 5। समझ गए? लॉग उधर जाकर e बन जाता है, ये समझ लीजिए। इसी को एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। अब ये e है क्या? इस e को साइंस वाले बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे डिटेल में। आप लोग बस इतना याद रखिए जो आज आपको बता रहा हूँ कि भाई e की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करती है। e की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। e की वैल्यू होती है कुछ, क्या होती है नहीं पता। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। तो ये आप अभी 10th तक भी यही पढ़ा, 11th में भी यही पढ़ा, 12th में भी यही पढ़ोगे। पाई की वैल्यू 22/7। आगे की कहानी बताता हूँ जो असली कहानी है। हमें ये कहा जाता है कि रैशनल नंबर होते हैं कुछ और कुछ नंबर होते हैं इर्रेशनल। पढ़ा था ये तो। रैशनल नंबर बचपन में जो डेफिनेशन करी थी रैशनल नंबर की वो ये थी, यानी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। शायद 5th 6th क्लास में ये बताया गया था। फिर उसके बाद आगे बढ़े 10th क्लास में आ गए, तो जब वहाँ रियल नंबर पढ़ा तब ये समझ में आया कि नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर दो तरीके के एक्सप्रेशन मिलते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, जैसे 10/4 करा तो 2.5 टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। और एक होता है 10/3 कर रहे हैं तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, 3.33333। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। तो जो नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को वो भी रैशनल होता है। इसके उसको बाद बोलते हैं, है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि इसके अलावा एक कैटेगरी देखी गई। वो कैटेगरी क्या थी कि नंबर्स को जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर होता क्या है कि ना तो वो ख़त्म हो रहा है ना उसमें कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम कह देते थे इर्रेशनल नंबर। ठीक है। और जो बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि एनी नंबर दैट इज एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल। बस ये बता दिया गया था ना। तो 10th में आपने ये पढ़ा। अब इसमें
इसमें एक चीज़ आपने करी होगी कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, याद होगा? Yes, yes. हाँ। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो भी सारे इरेशनल होते हैं, लेकिन पाई तो 22/7 है, पाई तो 22/7 है, और 22/7 को डिवाइड करके देखो तो 3.142857 के बाद 142857 142857 बार बार रिपीट होगा, है ना? तो हम ये कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में रिपीटिंग भी है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन इसको इरेशनल कहा जाता है। तो आज याद रखना, एक साल बाद पता चलेगा ये जो 22/7 है ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। एक साल बाद अगर कोई ढंग से पढ़ाने वाला टीचर मिल गया तो वो बता देगा कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो पाई की फिर वैल्यू क्या होती है, क्या लेते हैं पाई को? तो पाई की वैल्यू आपने 12th क्लास तक 22/7 ली, उसके बाद की जितनी भी कैलकुलेशन में उसमें पाई ही रहेगा, उसमें पाई ही रहेगा। पाई की वैल्यू इसके आसपास की होती है, कुछ एग्जैक्टली ये नहीं होती। ऐसे ही याद रखना, ये जो ई है इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है? ये लॉग का इन्वर्स होता है, जिसको एंटी लॉग कहा जाता है। तो जैसे साइन है, साइन को उधर ले जाकर साइन इन्वर्स करके लिख दिया फंक्शन को, लॉग को जब इधर लेकर जाते हैं तो लॉग इन्वर्स नहीं लिखते, बोलते हैं एंटी लॉग, और लिखा क्या जाता है कि जो भी इधर टर्म है वो ई की पावर में आ जाती है, बस। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। तो अब मुझे इन दोनों चीज़ों में बस मुझे यही करना था, और इसके अलावा लॉग के क्या फॉर्मूले, क्या फंक्शंस होते हैं वो छोड़, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो तो पता है ना? हाँ, अब ये बताओ, जैसे log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b होता है, ये मालूम है? नहीं मालूम? मैं log के तीन रिलेशन अभी आपको लिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए कि log x का अगर डिफरेंशियल आता है तो log क्या करता है कि ये जो log के आगे जो भी लिखा रहता है उसको पटक कर डिनोमिनेटर में ले आता है, 1/x। यहाँ पर आप कुछ भी लिख देंगे तो बस ये डिपेंड करना चाहिए, ये देखना चाहिए हमको कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है। log x क्या करता है? 1/x बना देता है। उल्टा समझ रहे हो, अभी सीधा बताऊंगा। e की पावर x log a प्लस log b, log a प्लस b नहीं, log a प्लस log b वो होता है log a इंटू b। हाँ, मैं आ रहा हूँ इसको। तो e की पावर x का डिफरेंशियल में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, वो e की पावर x ही होता है। अब a की पावर x, a यहाँ पर क्या है? a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, a क्या हो सकता है? 1 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक? तो ये हो जाएगा a की पावर x लोगे, और ये चार फॉर्मूले ये सीधे सीधे याद रख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल अगर आ गया तो बहुत कम आता है, बहुत कम पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये चार बता रहा हूँ। सेकंड इनवर्स और कोसेक इनवर्स का तो बता ही नहीं रहा, ठीक है? चलिए जी, अब इसके बाद 3 फॉर्मूले आप लॉग के लिख लीजिए जो काम आएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल कुछ याद है? ठीक। और एक होता है चेन रूल, वो भी देखेंगे। लॉगरिथमिक रिलेशंस, लॉगरिथमिक रिलेशंस में मैं 2-3 लिखूंगा रिलेशन, वो लिख लीजिए आप। सर लॉग का बेस वाला नहीं लेंगे? क्या करो बेटा? जिसमें लॉग का बेस होता है। बेस वाला करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी कभी तो मैं बता दूंगा, अभी उसमें मत पढ़ो उसको। देखिए, अगर मेरे को दे रखा है log a प्लस log b, तो ये हो जाता है बेटा log a इंटू b, ठीक है? दूसरा लिखिए, अगर हमको दे रखा है log a माइनस log b, तो ये हो जाता है log a अपॉन b। तीसरा, अगर हमको दे रखा है n log a, तो ये हो जाता है log a की पावर n। मतलब अगर log वाले टर्म से पहले कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो वो log के बाद वाली टर्म की पावर में आकर बैठ जाती है, log a की पावर n। ये इसके अलावा log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2, log 1000 is equal to 3, and so on, and so on।
यहाँ याद रखने वाली चीज़ बस ये है, बाकी सारी चीज़ इससे आप निकाल सकते हो अपने आप। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, जैसे log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू जो 1 है, अगर log 1 की बात करें तो log 1 को क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 0। 1 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0, 1 ही हो जाता है। तो log 10 की पावर 0 को क्या बोलेंगे बेटा, अगर पावर लिखा हुआ है तो पावर फ्रंट में आ जाती है, ये वाला फॉर्मूला। log n log a क्या होता है, ये n जो है ये इधर आ जाता है, अगर log a की पावर है ना तो n को फ्रंट में ले आओ, ठीक है। तो हम log 10 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 into log 10। अब log 10 कुछ भी होता रहे, log 10 कुछ भी होता रहे, 0 into n की क्या हो जाता है, 0। क्या हो गया, अभी ठीक नहीं है ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आंखों से गड़बड़ कर रही है तो कि गड़बड़ होने वाली है। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर log 1000 है, तो 1000 को क्या लिखेंगे, log 10 की पावर 3। log 10 की पावर 3, तो ये पावर में जो टर्म होती है ना वो फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 log 10 और log 10 is 1, तो 3 into 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो log के ये 2-3 रिलेशंस आप याद रखें, ठीक है। आप लोगों को, हाँ आप लोगों को बताना ये वाले रिलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग CBSE से ICSE वाले सारे बच्चों को ये पता होता है पहले से, वो 10th में ही कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बेइज्जती क्या करनी है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, आपकी कमी थोड़ी है उसमें। log 10 क्या है, किसी भी नंबर का अगर मान लीजिए लॉगरिथम निकालना होता है ना, तो लॉगरिथम निकाला कब जाता था, ये मैं तब बता रहा हूँ, मैंने शायद पहले भी बताया था, जब कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं हुआ था तो तब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए ना एक चार्ट्स दिए जाते थे, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते थे उनको बड़े बड़े चार्ट्स दिए जाते थे, उसको लॉग टेबल बोलते थे। फिर उन टेबल्स को देख देख कर आप बताएंगे कि भाई वैल्यू क्या, किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को शॉर्टकट तरीके से, आसान तरीके से करने का तरीका होता है लॉगरिथम। log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसका भी एक फंडा है लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा, वो बेस वाला है, वो बेस वाला मैं बस आप log 10 की वैल्यू 1 याद रखें। अब जैसे log 100 है तो आप क्या याद रखें कि 1 के आगे कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 0, तो ये 1 हो गया। 1 के आगे कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 0, तो ये 2 हो गया। 1 के आगे 3 0 3, 1 के आगे कितने जीरो, एक भी जीरो नहीं, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई यहाँ तक के फॉर्मूले सभी को क्लियर हैं, बोलो भाई। बाकी बच्चे अक्षर, भूमि, दिव्यांश, हर्षिता समझ रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अब रूल लिखिएगा एक, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, लिख लेना। 11th में कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने सीरियसली करा था वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला उन्होंने कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं करा है वो नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल क्या होता है देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। मतलब मान लीजिए कि दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है आपसे ये पूछा जाता है कि उस प्रोडक्ट का डिफरेंशियल बताइए। बेहद आसान तरीका, एक पहले एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस फिर जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये तो खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद अगला नोट करें क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें नोट करिएगा कि अगर क्वोशिएंट से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, डिवीजन हो रहा होगा दो फंक्शंस का। यहाँ दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था और फिर पूछा जा रहा था कि उसका डिफरेंशियल बताओ। अगर दो फंक्शंस का डिफरेंशियल हो रहा हो, सॉरी डिवीजन हो रहा हो,
ऐसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बेटा इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का तो कर दीजिए होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, 2x+3 हो सकता है, x² + 2x+4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल वाली टर्म उसमें x होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि gx एज इट इज इंटू dy/dx ऑफ fx माइनस फिर fx एज इट इज इंटू dy/dx ऑफ gx। बस इसमें ना सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन रूल वाला सीक्वेंस क्या है, देखो यहाँ पर क्या करना होता है क्वेश्चन रूल में, एक पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशियल। अगर ये सीक्वेंस आपका पलट भी जाए ना कि दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशियल या पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशियल, तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीच में प्लस का सेक्शन है ना। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ ध्यान रखना कि पहले आपको डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है, तो डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज रखना है। पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे dy/dx ऑफ fx माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज dy/dx ऑफ gx। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, उल्टा मत कर देना, समझ गए। उसके बाद अगला नोट करेंगे जी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं, I8 लिखवाया था, अगर नहीं लिखवाया था या चलो दोबारा लिख लो। आप ये कहिएगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस I8, I for इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शॉर्ट में FN लिख दिया, L for लॉगरिथमिक फंक्शंस, A for algebraic functions, T for trigonometric functions and E for exponential functions. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी आ सकता है, e की पावर x वाला टर्म भी आ सकता है, या आपका किसी एक कोई पूरा एक्सप्रेशन दे रखा हो उसकी पूरे की होल पावर दे रखी हो, एक्सपोनेंट का मतलब ही पावर से है ना, वो वाला फंक्शन। तो हमें क्या करना है कि हमें ये 5 तरीके के फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी बड़े एक्सप्रेशन में। हो सकता है ये पांचों फंक्शन ना मिले हमको, हो सकता है कोई 2 मिल जाए, कोई 3 मिल जाए। तो अगर मान लीजिए मेरे को कोई 1, 2 या 3 फंक्शन भी मिलते हैं, तो हमको करना क्या होगा, हमको एक एक करके सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होगा और सबको मल्टीप्लाई करते जाना होगा। सबको डिफरेंशिएट करेंगे, एक भी फंक्शन छूटना नहीं चाहिए। तो एक लाइन में लिखवा रहा हूँ इसको, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे। पहले हर फंक्शन का अलग से निकालना है, डिफरेंशिएट। मैं बता रहा हूँ कि अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। एक लाइन लिख लें पहले इसमें, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शंस इन द given expression and differentiate each one by one and multiply them। ठीक, बस इसको इतना आप लिख लीजिए। अब इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल नोट कर लिया। fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर दे रखा है हमको, fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि फाइंड
एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब भी क्या है कि आपको इसका डिफरेंशियल निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है। कैसे निकलेगा देखिएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हम पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शंस कितनी टाइप के हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए लॉग नज़र आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे ये एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं ना, एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो या एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कुछ ऐसा दे रखा हो, तो इनको हम एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि दो तरह के फंक्शंस हैं, मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है कि लॉग के आगे जो भी लिखा हुआ है वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। लॉग एक्स क्या था, 1/x, तो लॉग एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक, इसको लिखने का एक तरीका है, मैं शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, फिर आप सीधे सीधे करते जाओगे। कि सबसे पहले हमने क्या करा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, मतलब पहले मैंने लॉग वाले का डिफरेंशियल करा, डॉट डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या होगा, लॉग के बाद अगला फंक्शन क्या नजर आता है मेरे को, एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? आप ये देखिए यहाँ पर क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अभी मैं इसके जैसा एक चीज़ और बताऊंगा आपको। तो फंक्शन सबसे पहले क्या नजर आता है, लॉग नजर आता है। तो सबसे पहले मैं लॉग का डिफरेंशियल करूँगा, तो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले मैं लॉग का डिफरेंशियल कर रहा हूँ। अब उसके बाद लॉग के अंदर जो कहानी है वो क्या है, वो एक्स स्क्वायर है। अगर वो सिर्फ एक्स होता, अगर वो सिर्फ एक्स होता तो मैं कहता कि नहीं छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, लॉग एक्स का तो 1/x हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं एक्स स्क्वायर को बोलूँगा कि ये तो एक और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमने करा। ठीक है, बस दो तरीके के फंक्शंस मैंने आइडेंटिफाई करे और उनको अपने दोनों को एक एक करके डिफरेंशिएट करा और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, वो अपने आगे वाले टर्म को पटक कर डिनोमिनेटर में ले आता है। तो ये हो गया 1/x स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर इज लाइक कितना, 2x। तो एक्स स्क्वायर इज लाइक एक्स की पावर n। तो एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। तो एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2-1, यानी कि 2x। अभी एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया 2/x। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करवाऊंगा, उससे हमें चेन रूल कहाँ लगाना है और प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाना है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। fx is equal to x log x, फाइन, या x स्क्वायर log x लिख रहा हूँ, x स्क्वायर log x, फाइन, f डैश x। बताइए इसमें चेन रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा या कोई और रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। देखिए चेन रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है log x। तो आप कहोगे जी यहाँ पर भी तो log और x स्क्वायर, तो क्या है कि यहाँ पर log और x स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, ये log के अंदर लिखा हुआ था x स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर sin x स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि sin और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, sin के अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बेसिक अंतर होता है कि मुझे कहाँ पर चेन रूल लगाना और कहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो x स्क्वायर बिल्कुल अलग है, log x बिल्कुल अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें आपको लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। और मतलब 12th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि आप ये लिखो यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यूजिंग क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो आप 11th में कर चुके हैं। ठीक है, हाँ चेन रूल के लिमिटेड क्वेश्चन थे, तो चेन रूल का क्वेश्चन आया तो उस पर लिख देना कि आपने चेन रूल यूज़ किया। देखिए पता ऐसे चलेगा, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर log के अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ है, log के आगे x स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है कि log x है, तो log x इज अ सेपरेट फंक्शन फॉर x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर log x स्क्वायर एक सिंगल फंक्शन है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, समझ गए? अब देखिएगा इसमें कैसे करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू
पहले एक फंक्शन एज इट इज, तो यानी कि एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फिर लॉग एक्स को छोड़ दिया एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बोलो भाई समझ गए अंतर दोनों में? कैसे? अरे ये एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्या? बाकी सारे साइलेंट बोर्ड में कैसे हैं बताओ भाई, क्लियर है? कैसे पता चलेगा? हाँ जी बाकी बच्चे बताओ भाई, भूमि, हर्षिता, दिव्यांश, चलिए ठीक है। हाँ क्या चेंडू? हाँ वो भी चेंडू के क्वेश्चंस करवाऊंगा एक बार और। अब जरा देखो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भाई ये है एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया था, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। ठीक है, एक x से एक x को काट दो और ये log x में 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x को चाहे पहले लिख दो 2x इंटू log x, x प्लस 2x इंटू log x। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल से। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अब आप देखकर अपने आप बताना है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊं, चेन रूल लगाऊं, क्वेश्चन लगाऊं, क्या लगाऊं। बताइए क्या क्या रहना है इसमें? एफ डैश एक्स निकालना है मेरे को। सर आइडेंटिटी लगेगी सर। कौन सी आइडेंटिटी? हाँ थोड़ा जोर से बोल दो। सर साइलेंस साइन एक्स वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है? साइन वाली और चेन रूल लग जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई तो नहीं लगने वाला है यहाँ पर। सर ये ब्रैकेट सर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी मैं यही समझाना चाह रहा था कि साइन का डिफरेंशियल तो लगेगा, ठीक। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दे रखा है। मोबाइल फ़ोन तो नहीं गिरा? बच गया। मेरा मतलब गिरा तो था ना सर? रजिस्टर ऊपर बच गया। चलो ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका मतलब क्या है कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। अगर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के साथ में कोई एक टर्म और आ जाए जो मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ में, तब मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। मान लो इसी में मैं log x मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तब तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। एक ही तो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही। साइन के अंदर लिखी हुई है इतनी लंबी चौड़ी कहानी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स जब मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइन का करेंगे। तो साइन का तो सीधा सीधा कॉस हो गया, मैं सीधा लिख रहा हूँ। या कहो तो चलो अभी जो शुरुआत है कभी कदम थोड़ा धीरे धीरे रख लें। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले तो भाई इस साइन का इलाज करने के लिए सबसे पहले तो साइन होगा डिफरेंशियल, फिर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आगे ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। कोई मैंने आपको मतलब एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो नहीं बताया, सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 1, 2, 3 या हजारों टर्म ऐड हो रही हो ना, और ये पूछ लिया जाए कि उसका डिफरेंशियल बताओ, तो हर टर्म का डिफरेंशियल कर दो और जो उनके बीच में साइन लगा हुआ है वो साइन लगाते चले जाओ। तो आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मुझे डी बाई डी एक्स करना है साइन का। तो साइन में तो कुछ सोचना ही नहीं, साइन का क्या हो जाता है कॉस डिफरेंशियल। तो ये हो गया मेरे पास कॉस, और आगे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अकेले का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है 2x, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 2x का डिफरेंशियल बता दो जरा। 2x का डिफरेंशियल होगा 2। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर 2 है और x है। अच्छा मैं इसकी एक कहानी बताता हूँ।
आपको करना क्या है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो कांस्टेंट को तो एज इट इज छोड़ो और वेरिएबल वाले को आप मल्टीप्लाई कर दो बस। वेरिएबल का सॉरी डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। तो 2 को मैंने एज इट इज छोड़ा और x का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है 1, तो 2 × 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इधर कांस्टेंट जब अकेला लिखा हुआ है तो फिर कुछ नहीं बचता। जब अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशियल 0 ही होता है। तो बेटा ये हो गया 0। अब जरा बताओ कोई और टाइप का फंक्शन नजर आता है इसमें? नहीं ना भाई, एक तो साइन था यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक था अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें से आई मिल गया और टी मिल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, आई कह रहा हूँ सॉरी ए मिल गया और टी मिल गया, अलजेब्रिक मिल गया और ट्रिग्नोमेट्रिक मिल गया, दोनों को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, हो गया। समझ गए? तो ये हमारे पास आ गया 2x + 2 मल्टीप्लाइड बाई cos x² + 2x + 3। एक और नोट करें क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या है? fx = sin log 4x + 4। हाँ जी, बताएंगे कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, 3 फंक्शन है। लेकिन मल्टीप्लाई कोई 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। यहाँ ये पूरा का पूरा फंक्शन साइन, पूरा का पूरा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन के साथ कोई दूसरा पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता तब प्रोडक्ट रूल लगाता, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, चेन रूल लगेगा। कैसे लगेंगे देखिएगा, f' = d/dx of sin log 4x + 4। तो सबसे पहले जो फंक्शन सबसे पहले दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले साइन नज़र आता है मेरे को, जो साइन नज़र आ रहा है ना, तो साइन का कॉस कर दो और साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, साइन के आगे अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो वो कॉस अमिताभ बच्चन बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना, फिर अमिताभ बच्चन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ गए? एज पर चेन रूल, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अलग फंक्शन है। सही है, तो जरा देखिएगा, ये हो गया d/dx ऑफ साइन। तो साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है उसका कॉस बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई d/dx ऑफ, अब अगला क्या है लॉग, और लॉग के आगे लिखा हुआ है अभिषेक बच्चन। ठीक है, अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन का, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। कहीं पे रॉकी भाई ने देखा ऐसे दिमाग में आ गया कि 3 जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो d/dx ऑफ 4x + 4, d/dx ऑफ 4x + 4 यानी कि अभिषेक बच्चन का डिफरेंशियल, आराध्य बच्चन। ठीक है, 3 जनरेशन हो गए तो उसकी बेटी। तो जरा देखिएगा ये क्या हो गया, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस। कॉस के आगे एज इट इज लिखा जाएगा ये पूरा का पूरा फंक्शन 4x + 4 मल्टीप्लाई बाई लॉग के आगे। अब इसको कुछ नहीं करना मेरे को, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि साइन का तो हो गया कॉस। अब लॉग का करना है, तो लॉग क्या करता है, लॉग अपना उसको नीचे लगा देता है डिनोमिनेटर को, 1/4x + 4 मल्टीप्लाई बाई। अब 4x + 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या आएगा बता दो, 4 आएगा, 8 करेगा। तो 4x का कैसे हुआ, 4 एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल वाली टर्म के साथ। वेरिएबल वाली टर्म क्या है x, तो x का हो जाएगा 1, 4 × 1 4, तो ये 4, यहाँ 4 अकेला है तो ये हो गया 0, केवल 4 बचा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos log 4x + 4 इंटू 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा इधर x + 1 इधर 4, 4 से 4 कट गया, अपॉन में ऐसे लिख देना cos log 4x + 4 अपॉन x + 1। तो ये फाइनली डिफरेंशिएट होकर आ गया। समझ गए? तो भाई क्लियर है इतना? चलिए इतना कर लीजिए, होमवर्क कुछ नहीं दूंगा मैं, पहले ठीक ठाक क्वेश्चन इसके करवाऊंगा तब दूंगा आपको होमवर्क इसका, और आज कुछ नहीं करना। बस एक काम कर लेना भाई, फॉर्मूले याद करके आ जाना अगली बार।
ठीक है ना, अगली बार पता चले मैं कर रहा हूँ और फिर ये कहाँ से आ गया, बस वो फॉर्मूले याद कर देना, ज़्यादा नहीं बताना, थोड़ा दिखाना, ठीक है। चलिए जी, ओके, बाय बाय। गुड इवनिंग। ओके, आराम से। पेपर हो गए तुम्हारे? हाँ, फिनिश। समर वेकेशन है इस बार?